अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए नौजवान नस्ल के क्या मसाइल हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करेंगे कि लॉकडाउन की वजह से कौन कौन से मसाइल जिन्होंने जन्म लिया और इसके अलावा हमारी जो नौजवान नस्ल है वो स्टक होकर रह गई है। इस पर हम डिटेल के साथ आज के प्रोग्राम में जनाब बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत, जो पर्सनैलिटी मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पिछले 15 साल से माशाल्लाह से काम कर रही हैं, तजुर्बा रखती हैं 15 ईयर्स का। इसके साथ साथ मुख्तसर सा मैं इनका तारुफ आपको करवाऊंगी, बाकी कहां कहां क्या क्या जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही हैं ये हम इन्हीं से पूछेंगे। जनाब डायरेक्टर है हमारी बहुत अच्छी, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर NCBAE, और साथ ही साथ अगर मैं कोर कमेटी की बात करूं तो कोर कमेटी की मेंबर है इंडस्ट्री की, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान कॉलमिस्ट कमेटी की भी मेंबर है। जबरदस्त, यानी हमारी बरादरी से भी कहीं ना कहीं ताल्लुक है। चलते हैं रोजी रिजवी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। यस, सलाम अलैकुम, थैंक यू जी सो मच। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक बात हो रही है नौजवान नस्ल की, कोविड-19 की, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आज की हमारी जो नौजवान नस्ल है कोविड-19 का मुकाबला तो कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए हमारी स्टूडेंट के पास, हमारी नौजवान नस्ल के पास गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस क्या होती है? अब आप ये देखिए, गाइडेंस अगर देखा जाए कि हम ये कहते हैं कि ये गाइडेंस मोटिवेटर देता है, ठीक है, नहीं, गाइडेंस सबसे बेहतरीन जो देता है ना वो उस्ताद देता है। yes. लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे तलबा के पास, हमारी नौजवान नस्ल के पास अच्छे उस्ताद नहीं हैं। अब आप ये देखें कि उस्ताद भी दो तरह के होते हैं। एक वो उस्ताद होती हैं जो बाय चांस आ जाती हैं, एक वो उस्ताद होती हैं जो बाय चॉइस आती हैं। ठीक है, हमारे लिए ये अलमिया है कि हमारे पास जो उस्ताद की जो एक बहुत अरसे से एक चली आ रही है, लर्जिश चली आ रही है, वो उस्ताद वो हैं जो लोग बाय चांस उस्ताद बन गए। वो अपने तजर्बे की बिना पर, अपने शौक़ की बुनियाद पर उस्ताद नहीं बन सके। सही। तो इसी के साथ साथ मैं आपको ये कहूँगी कि हमारे जो तलबा हैं, हमारे पास जो तालिब इल्म हैं, उनके पास अगर गाइडेंस अच्छी हो जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वो कौम है जिसके तालिब इल्म के पास ऐसा दिमाग है कि वो डॉक्टर कदीर की तरह सोच सकते हैं और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। रोजी रिजवी, ये बताइएगा, जैसे कि आपने अभी कहा कि उस्ताद जब अपने प्रोफेशन में आते हैं, फील्ड में आते हैं, तो दो तरह से आते हैं, एक अपनी खुशी से, अपने शौक से, और एक हादसतन कह लेंगे कि हम आ जाते हैं। ये बताइए कि जब हम अपना प्रोफेशन चूज कर रहे होते हैं, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं अपनी गुफ्तगू को और डिटेल के साथ इसको हम डिस्कस करते हैं। जब प्रोफेशन चूज किया जाता है, बचपन में बच्चों से ये घर में पूछा जाता है आपने बड़े होकर क्या बनना है, उसको जो अच्छा लग रहा होता है वो कहता है मैंने वो बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, जो बच्चे को पसंद होता है। इसी तरह जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसका वो टाइम आ जाता है कि उसने अपने प्रोफेशन को अब प्रॉपरली चूज करना है, उस टाइम वालिदैन की तरफ से अक्सर औकात अपनी जो मर्जियां हैं वो मुसल्लत कर दी जाती हैं। अक्सर औकात पेरेंट्स ऐसा कह रहे होते हैं, नहीं भाई मैंने तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तुम डॉक्टर ही बनोगे। अब बच्चे का दिल है या नहीं है, ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन बनना उसे डॉक्टर है। मजबूरन या प्रेशराइज्ड होकर वालिदैन से वो डॉक्टर बन भी जाता है, पढ़ भी जाता है, लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ वो अच्छा डॉक्टर नहीं बनता क्योंकि उसकी चॉइस नहीं होती, उसका दिल नहीं होता उस प्रोफेशन में। क्या कहेंगी? तमीना, आपने तो बहुत अच्छी बात कर दी। एक्चुअली बचपन से हमारे यूथ को, हमारी नौजवान नस्ल को ख्वाब नहीं दिखाए जाते हैं। माँ बाप ने जो ख्वाब देखे होते हैं ना, वो कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों पर। अब आप ये देखें, ख्वाब देखना मेरा, आपका, हम सब का हक है। अगर कोई बच्चा ख्वाब देख रहा होता है तो उसकी ख्वाब की उस तरीके से उसको कोई प्रमोशन नहीं मिलती जिस तरह से वो चाहता है। अब आप ये देखें, हमारे यहाँ पर ख्वाब वो दिखाए जाते हैं कि तुम नाकाम हो जाओगे। आप देखें, नाकामी डर से मिली हुई है। हमें इतना ज्यादा अप्रोच ही नहीं किया जाता कि तुम कामयाब हो सकते हो। उसको ये कहा जाता है कि नहीं, तुम्हारा ख्वाब ये सही नहीं होगा। जो मैं ख्वाब देखता हूँ ठीक है, उनके उस ख्वाब में उनके तजर्बे शामिल होते हैं, लेकिन आप ये देखें, जो लोग ख्वाब देखते हैं वही मंजिल पाते हैं। आप देखिए, इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, और देखें जब हम ख्वाब देखते हैं ना तो उसकी ताबीर हमें सोने नहीं देती, हमारे से ख्वाब छीन लिए जाते हैं। अब आप ये देखिए, मैं अपने यूथ को, अपने तालिब इल्म से ये बात कहा करती हूँ कि आप क्रिकेट मैच देखें, आप अपने टीवी फेवरेट प्रोग्राम देखें, आप फिल्म देखें, व्हाटएवर, जो मर्जी आप करें,
لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اپنے اس ٹارگٹ کو کبھی نہ بھولیے گا جو آپ نے دنیا میں اپنی کنٹریبیوشن کے لیے, اپنی پارٹیسپیشن کے لیے جو آپ نے اپنا حصہ اس دنیا میں ڈالنا ہے. ہم سے نا خواب چھین لیے گئے ہیں. ہم سے خواب کیسے چھینے جاتے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں, فار ایگزامپل جب ہمارے اوپر اپنی مرضی مسلط کی جاتی ہے. اب دیکھیں میرے پاس بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, میں نے بہت سے ڈپارٹمنٹس کو پڑھایا ہے, لائک میرے پاس فارمیسی رہی ہے, میرے پاس میڈیا ڈپارٹمنٹ رہا ہے, فیشن ڈپارٹمنٹ رہا ہے. اچھا. اب میں یہ دیکھتی تھی جو لوگ فارمیسی پڑھ رہے تھے اسٹوڈنٹس, وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو لائر بننا چاہتے تھے. تو آپ نے کیوں فارمیسی کی لائن اڈاپٹ کی؟ میرے نانا کی یہ خواہش تھی. اچھا اب آپ ڈاکٹر بن گئے, اوکے, تو نانا کدھر ہے؟ وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. اب دیکھیں مرضی ان کی تھی, مسلط بچوں پر کی گئی, اور ان کا انٹرسٹ فیشن ڈیزائننگ کی طرف ہے, ان کا انٹرسٹ لائر بننے کی طرف ہے. تو ہم لوگوں نے نا اپنے بچوں سے خواب چھین لیے ہیں. جب تک خواب جو ہیں نا, خواب آپ کو منزل دیتے ہیں, خواب آپ کو نئی راہیں دکھاتی ہیں. اور اگر ہم اپنے بچوں کو خواب دے دیں کہ تم کر سکتے ہو, یو کین ڈو. اب دیکھیں میٹر یہ نہیں کرتا بچے کدھر جا رہے ہیں, میٹر یہ کرتا ہے انہوں نے جانا کہاں ہے. ہم ان کو صحیح راستہ نہیں دے پا رہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں, اور جب بچے ان کے پاس جاتے ہیں, آپ دیکھیں بچپن میں ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا C4 کیٹ, C4 کیک. میری نظر میں نا بچپن سے ہی بچوں کو C4 کانفیڈنس سکھا دینا چاہیے. ارے صحیح, بلیو می, بچوں کو اگر C4 کانفیڈنس کا مطلب آ جائے نا, ہمارا جو طالب علم ہے, ہماری نوجوان کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے. ان سے خواب مت چھینیں. اور وہ خواب جو ان لوگوں نے بچپن میں جہاز اڑانے کے سیکھے ہوئے تھے, یا انہوں نے بچپن میں جو کوئی ایکسپیریمنٹ کے لیے سیکھے ہوئے تھے, جب ہم اپنی مرضیاں مسلط کر دیتے ہیں تو کام خراب ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے, جیسے کہ میں نے بھی آغاز میں پروگرام کے یہ بات کہی کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی مرضیاں بچوں پر مسلط کر دیتے ہیں, اور پھر بچے مجبوراً چونکہ اوبے تو کرنا ہوتا ہے, پیرنٹس ہیں, بڑے ہیں, تو پھر اس طرف کو چل پڑتے ہیں. ایک تو ڈاکٹرز کی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب ہم ٹیچرز کو ڈسکس کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے ٹیچنگ میں اگر میں تجربے کی بات کروں تو 14 سے 15 سال کا تجربہ ہے, اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں پڑھاتی رہی ہیں, ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں جناب آپ, مختلف اسٹوڈنٹس کو آپ نے ہینڈل کیا, آپ نے دیکھا. یہ بتائیے روزی رضوی کہ ٹیچرز کا کتنا کردار ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کی گرومنگ میں اور کانفیڈنس میں؟ دیکھیں ہم سب سے جھوٹ بول سکتے ہیں, ہم اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے. استاد نا اگر بچے کو یہ کہتا ہے نا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو, اگر استاد یہ کہتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو, اب آپ یہ دیکھیں میری نظر میں ہر بچہ اتنا برا نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھتے ہیں. اوکے. ہر بچے کے اندر آپ دیکھیں ہر بچہ خاص ہوتا ہے, کوئی بچہ اسپیشل نہیں بچہ ہوتا. ہر بچے کے اندر کوئی نہ کوئی ابلیٹیز ہوتی ہیں, بالکل خوبیاں ہوتی ہیں, اسکلز ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں میں عموماً اپنے اسٹوڈنٹ سے کوشچن پوچھتی ہوں, بہادری کسے کہتے ہیں؟ اچھا. اپنے اسٹوڈنٹ کو نا واچ کرتی ہوں, جب بچے مجھے کہتے ہیں مس بہادری وہ ہوتے ہیں جو ڈرتا نہیں ہے. بہادر وہ نہیں ہوتا جو ڈرتا نہیں ہے. بہادر میری نظر میں وہ ہوتا ہے جو ڈرتا ہے لیکن ہمت کر کے کام کرتا ہے. یہ بہادری ہے. ہمارے یہاں پر اسٹوڈنٹ ہیں جو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کیا ہوتا ہے, ہم کہیں ہار نہ جائیں, ہم کہیں شکست نہ ہمیں ہو جائیں. اب آپ یہ دیکھیں یہ جو ڈر ان کے پاس آ جاتا ہے یا جو خوف ہوتا ہے یہ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. صحیح. اب دیکھیں جن لوگوں نے زندگی میں کامیابیاں حاصل کی ہیں, آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر بڑے اچھے اچھے اگزامپلس ہیں. قاسم علی شاہ کو آپ دیکھ لیں, بالکل آپ وہ دیکھیں, انہوں نے لائن کون سی CSS کا امتحان انہوں نے پاس کیا, لیکن انہوں نے کہا نہیں میری فیلڈ کچھ اور مجھے کہتی ہے, میں نے کچھ اور کرنا ہے. اسٹوڈنٹ اتنی دیر تک جب تک ہم اسٹوڈنٹ کو سیلف کانفیڈنس نہیں دیں گے, جب تک ہم اسٹوڈنٹس کی اسکلس کو پرکھیں گے نہیں, ہم اتنی دیر تک اسٹوڈنٹ کی گرومنگ نہیں کر سکتے. اسٹوڈنٹ کو سننا بھی پڑتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم نے صرف سناتے چلے جانا ہے. ہمارے پاس تو یہ ہوتا ہے کہ استاد ڈھونڈتا ہے, وہ استاد کہتا ہے کہ میرے سامنے اور کوئی نہ بولے, میں استاد ہوں. ٹھیک ہے استاد ضرور ہوتا ہے, لیکن استاد کو اتنی پرمیشن دینی چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے سوال اور جواب کو سن سکیں. بالکل. ہمیں نا بہت میں ایک آرمی اسکول سے پڑھی ہوں. اچھا. میری جو فاؤنڈیشن تھی وہ آرمی اسکول تھی. ہمیں سام ٹائم یہ کہا جاتا تھا کوشچن نہیں کرنا. اچھا. سوال نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور سام ٹائم ہمارے اندر بڑے سوال ہوتے تھے. ایکچولی اب یہ جو ہمارے پاس یہ جو پیریڈ چل رہا ہے اس میں اسٹوڈنٹ انڈیپینڈنٹ ہے,
स्टूडेंट जब चाहे जो चाहे सवाल कर सकता है, लेकिन मैं स्टूडेंट को एक बात कहती हूँ, बच्चे क्वेश्चंस में आपके पास कहीं पर भी ये लेवल नहीं होना चाहिए कि यूँ लगे कि आप सवाल नहीं कर रहे, बल्कि आप कोई ऐसी बात पूछ रहे हैं जिसमें किसी तौहीन जैसा कोई एक एलिमेंट शामिल है। ठीक है, सवाल आधा इल्म है और जवाब पूरा इल्म है। सही। हमारे बच्चे जो जब सवाल करते हैं तो मेरी नज़र में वो आधा सवाल के साथ साथ जवाब हासिल करते हैं और इसी तरीके से वो जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। जैसे कि ख्वाब छीनने के हवाले से और प्रोफेशन को चूज करने के हवाले से हमने बड़ी डिटेल के साथ मिस रोजी बात की है। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए वैसे तो नौजवान नस्ल के हमारे बेशुमार मसाइल हैं, इस कोरोना और इस लॉकडाउन से पहले ही भी बेशुमार मसाइल थे, लेकिन चूंकि मौजूदा सूरत हाल लॉकडाउन की सूरत हाल है, बड़ी सीरियस सी कंडीशन है पाकिस्तान की भी और पाकिस्तान से बाहर तकरीबन सारी दुनिया में ये मामलात चल रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन पर बड़ा असर हुआ है, बिजनेस पर बड़ा असर हुआ, जॉबियंस पर बड़ा असर हुआ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बड़ा असर हुआ, लेकिन चूंकि आपका ताल्लुक स्टूडेंट्स के साथ बड़ा गहरा है, बच्चों के साथ बड़ा गहरा है, तलबा और तलिबात के साथ, तो मैं ये चाहती हूँ कि एजुकेशन सेक्टर किस हद तक मुतासिर हुआ है ओवरऑल, हम इस पर बात करेंगे। आप तो माशाल्लाह से उन बच्चों को पढ़ाती हैं, पढ़ने वाले तो सारे तालिब इल्म तो बच्चे ही होते हैं। अगर मैं पढ़ना शुरू कर दूं तो मैं भी यही कहूँगी कि अब मैं तालिब इल्मी के ज़माने में आ गई हूँ। ये बताइए रोज़ी रिजवी के कितना इफेक्ट हुआ, कितने असरात आए एजुकेशन सेक्टर पर? हाँ, असरात ज़रूर आए हैं। देखिए, जब हम डेली कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, हमारी एक रूटीन सेटिंग भी होती है। अब समटाइम हमारी गूगल क्लासेस चल रही हैं, जूम पर हम लोग क्लासेस ले रहे हैं। अब कहीं कहीं पर पता चलता है कि स्टूडेंट्स जो से हैं वो उस तरीके से उनकी कंसंट्रेशन नहीं है जिस तरह क्लास में होती थी। ठीक है। लेकिन बच्चे कहते हैं कि मिस हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, हमारी डिवीजन जो सी है वो डाउन हो जाएगी। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जो बच्चे नाकाम हो जाते हैं या जो बच्चे डर रहे होते हैं कि नाकामी बदनामी नहीं है। अच्छा। अगर आप नाकाम हो जाते हैं आप सीखते हैं। एक हारा हुआ शेर जीते हुए शेर से ज्यादा पावरफुल होता है। और एक्सपीरियंस ये जो एक लिमिटेड हमारे पास टाइम है ये गुजर जाएगा। ठीक है। और अब आप ये देखें बच्चे बड़ी जल्दी यूज टू हो गए हैं और यूज टू होने के बाद बच्चे क्या कर रहे हैं, गूगल पे बहुत अच्छी रिपोर्ट्स बना रहे हैं। और आप ये अगर हमारी कॉलेज हमारी यूनिवर्सिटी का अगर आप रिसर्च देखें तो पाकिस्तान की रिसर्च में NCBAE के रिसर्च जो होती हैं जो स्टूडेंट्स ने किए हैं वो टॉप पर हैं। बिल्कुल सही। हमारे पास जो रिसर्चर्स जितने भी हैं, अब आप ये देखें जो भी काम कर रहे हैं वो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन हो रहा है बल्कि हमारे पास ऐसी आइडेंटिटी आ रही है कि हम ये सब काम कर सकते हैं। तो बस मैं तो ये कहती हूँ कि नाकाम अगर जो हो जाता है ना वो ज़्यादा सीखता है, नाकामी बदनामी नहीं है। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो लोग बस सिर्फ और सिर्फ सीखते हैं। देखिए समटाइम्स हमारे पास ये भी एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि मैं हार गया। हम हारते नहीं हैं जिंदगी में। ये सारा जो कोविड-19 को सामने रखते हुए हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैं तो एक ग्रेड लेता था, अब तो उसने भी कॉपी पेस्ट कर लिया या उसने भी ऐसा कर लिया। मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं बच्चे, हम कभी हारते नहीं हैं, या हम जीत जाते हैं या हम सीख जाते हैं। आप देखें ये इस मुश्किल वक्त में हम बहुत कुछ सीखे, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमने सीखा क्या है कि वही है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। बेशक बेशक। आप यहाँ पे देखिए हर चीज लॉकडाउन, हर चीज बंद है, लेकिन आप ये देखें ये भी एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए। अब देखें कुछ लोग समझते थे कि हम लोग घर में बैठे नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन गाइडेंस ऑब्वियसली उस्ताद की होती है। उस्ताद स्क्रीन के सामने हो, उस्ताद फ्रंट ऑफ द क्लासरूम हो, उस्ताद ही होता है। सो ये जो सा टफ टाइम है, लेकिन हम सब इस पर कंट्रोल भी किया है और हम सब इस पर काबू भी पा रहे हैं। ये बताइए कि पाकिस्तान में इससे पहले ई लर्निंग का जो सिस्टम है उस पर इतनी तवज्जो नहीं थी, इतना रुझान नहीं था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए, लॉकडाउन की सूरत हाल को सामने रखते हुए प्राइमरी के बच्चे और उसके बाद मिडिल की हम बात करें और फिर मैट्रिक की हम बात करें तो उन बच्चों को भी ई लर्निंग के जरिए से पढ़ाया जा रहा है। आप उस पर व्हाट्सएप की वीडियो कॉल है, स्काइप की है या और सॉफ्टवेयर जिनको यूज किया जाता है, तो बच्चों को टीचर्स की तरफ से प्रॉपर जो शेड्यूल, जो प्लानर इन्होंने प्लान किए होते हैं टीचर्स ने कि इतना हमने सिलेबस पढ़ाना है, इतना नेक्स्ट डे का है, वो डे बाय डे उनको ई लर्निंग के जरिए से पढ़ाया जा रहा है। मेरी ये जाती राय है और ये क्वेश्चन है आपसे, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तानी कौम के वो बच्चे जो मैट्रिक से नीचे हैं वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं थे? ये एक नई चीज है बच्चों के लिए और मुश्किल भी है खासी, क्या कहेंगे? देखें
शायद हम लोगों ने आगे की तरफ जाना था, जो हमें ये सारा का सारा इतना बड़ा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा। देखिए बाहर के मुल्कों में ये सब काम बहुत पहले से हो रहा था। शायद हम ये जो कोविड-19 में आने की वजह से हमने अपने सिस्टम को चेंज करना था। हम वही सिस्टम में थे। सिस्टम हमारे पास क्या था कि वही बुक्स, हमारे पास वही सिस्टम क्या था कि हम लोगों ने गूगल पे सर्च नहीं करना, हमने ई क्लासेस नहीं लेनी। अब आप ये देखें जहाँ ईमेल हो गई है, जहाँ पे हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, शायद ये हमारा एक्सपीरियंस हमें ये मिलना था कोविड-19 की वजह से। अब आप ये देखें एटलीस्ट बच्चों ने सोशल मीडिया को छोड़कर गूगल क्लासरूम में आए हैं, ऑनलाइन बुक्स में आए हैं। स्टूडेंट जौन सा है वो अब डिफरेंट लेक्चर को गौर से सुन रहे हैं। मेरी नज़र में ये एक अच्छा हम लोगों ने यू टर्न आया है। अच्छा, ये यू टर्न जैसा भी आया है, इसमें हम लोगों ने मैंने तो यहाँ पर देखती हूँ कि मैंने अपने स्टूडेंट से कहा है कि इस साल हमने 2020 में 20 किताबें ज़रूर पढ़नी है। वो हम ऑनलाइन बुक्स पढ़ें, वो हम लोग क्योंकि हम सारे घर में हैं, लॉकडाउन में हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पर बैठकर कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। शायद अल्लाह की ये रज़ा थी, अल्लाह ताला हमने चाहता था कि हम अपना एक पैटर्न चेंज करें और हमें तरक्की याफ्ता ममालिक से मिला दिया। और तरक्की याफ्ता ममालिक से मिलने के बाद हम लोग भी बिल्कुल उसी तरीके से स्टडी कर रहे हैं जिस तरह बाहर के मुल्कों में होती थी। और अब हम लोग अभी रिसेंटली मैंने अमेरिका से एक लाइव लेक्चर अपने स्टूडेंट से करवाया था, साइकेट्रिस्ट मिस लाला आसिफ का। अच्छा। अब आप ये देखें स्टूडेंट को वो जूम लेक्चर में उनकी पार्टिसिपेशन, उनके साथ क्वेश्चन आंसर, ये बड़ा अच्छा लगा सब स्टूडेंट्स को। शायद मैं कहती हूँ कि ये एक टर्न पॉइंट है हमारे लिए जिसमें हम कामयाब होंगे और कामयाब हो भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए जैसे कि हम बच्चों के हवाले से, मैट्रिक से नीचे के स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे और उनको भी डिस्कस करेंगे जिनको आप पढ़ा रही हैं। ये बताइए रोजी रिजवी कि हमारी जो नस्ल है या पाकिस्तानी कौम और बच्चे जो हैं वो ई लर्निंग के लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल की वजह से उनको प्रिपेयर होना पड़ा, उनको इस सिस्टम में ढलना पड़ा और वो इस सिस्टम से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन जो उनकी लर्निंग स्पीड है, आप क्या समझती हैं कि वो बच्चे जो क्लास में जाते थे, बैठते थे, टीचर ने लेक्चर दिया, फिर प्रेजेंटेशन थी, फिर ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे बुलाया और उसको कहा कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं, एक प्रोसीजर ई लर्निंग वाला, स्पीड किस में कम हुई? तहमीना, हमारे साथ आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की या फिर हम लोगों की कुछ बदकिस्मती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमें इस्लाम ने सिखाए थे वो हमने शुरू दिन से ही नहीं अप्लाई किए। एग्जाम्पल अब आप ये देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने बच्चों को 3 चीज़ें ज़रूर उनकी हैबिट बना लो। अच्छा। नंबर 1, उनको स्विमिंग ज़रूर सिखाओ, उन्हें राइडिंग ज़रूर सिखाओ और आर्चरी, तीरंदाजी उनको ज़रूर सिखाओ। इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग ये था कि जब बच्चा आर्चरी जो सा है वो खेलेगा तो उसका फोकस और कंसंट्रेशन उसकी बेस्ट होगी। अब देखिए अनफॉर्चुनेटली हमने ये तीनों चीजें अपने बच्चों को नहीं सिखाई और फिर हम ना दावा करते हैं हमारे बच्चे उन जैसे क्यों नहीं हैं जो बाहर के स्कूल्स में या बाहर की यूनिवर्सिटीज में बच्चे हैं। अब आप ये देखें, हमारे यहाँ बच्चे को पैदा तो कर दिया जाता है सिर्फ शादी कामयाब बनाने के लिए या सास का मुंह बंद करने के लिए। हमारे यहाँ बच्चा जिसकी पैदाइश होती है उसको एक लीडर बनने के लिए नहीं पैदा किया जाता। सही है। हमारे यहाँ बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता। अब आप ये देख लें, इसराइल को देख लें, हमारे किसी बच्चे को ये नहीं पता, बहुत कम लोग हैं जिनको पता होगा कि वहाँ के कितने सूबे हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनका वे ऑफ टॉक क्या है, वो क्या सोचते हैं। हम तो अपने दुश्मनों को मुंह भी नहीं लगाते हैं, हम कहते हैं हमने इनको नहीं देखना। और अब आप ये देखें, उन्होंने वो सारे तौर तरीके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के उन्होंने अडॉप्ट कर लिए। अब हम अडॉप्ट क्या कर रहे हैं? हमने अडॉप्ट क्या कर लिया, हम हर वक्त सोशल मीडिया पर हैं। हम बच्चे को पैदा होते ही आईपैड पकड़ा देते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब आप ये देखें, जो हमारे पास मेन फोकस चीजें थी वो हमने हासिल नहीं की जो इस्लाम ने हमें दी थी। ठीक है। मुझे बताइए, बहुत कम बच्चे हैं जिनका फोकस और कंसंट्रेशन परफेक्ट होता है, जो सोचते हैं वो मिल जाता है। हमारे पास
फोकस और कंसंट्रेशन पे हमारा इतना ये बच्चों का इतना इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हम इनको पुदाइशी तौर पर ही अगर हम इनको स्टार्टिंग से ही ऐसी तालीम देते जो कि लेवल हमारा बाहर की डेवलप्ड कंट्री की तरह होता, तो आज हमारे लिए ये जो मसला था ये कोई मसला नहीं होता। अभी शायद अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान लेना चाहता है। 70 साल से देख लीजिए, मैं और आप यही सुन रहे हैं, पाकिस्तान इज द डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, बिल्कुल। एक वक्त आएगा जब हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होंगे और फिर हमारी मसाले भी ऐसी ही दी जाएंगी जिस तरह हम चीन और जापान के स्टूडेंट्स की ले रहे हैं। बताइए रोजी रिजवी, आप माशाल्लाह से स्टूडेंट्स को भी डील करती हैं, टीचर्स को भी डील करती हैं, और डायरेक्टर तो आप हैं ही हैं स्टूडेंट अफेयर के हवाले से। टीचर्स को क्या टिप्स देंगी, क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके से टीचर्स जो हैं इस मौजूदा सूरत हाल में स्टूडेंट्स को बेहतरीन तरीके से लेक्चर्स दे सकते हैं? क्या वो टिप्स हैं, वो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? देखिए, जो स्टूडेंट होता है ना, वो स्टूडेंट KG1 का हो या PhD का हो, वो अच्छा। अपने उस्ताद को फॉलो करता है। उस्ताद की बात, उस्ताद का लबो लहजा, उस्ताद की सोच, उस्ताद की फिक्र, सबको वो बहुत जल्दी पिक करने की कोशिश करता है। ठीक है। अब आप ये देखें, मेरी नज़र में हर स्टूडेंट के पास कोई ना कोई एक बेहतरीन स्किल होती है। किसी के पास राइटिंग पावर है, किसी के पास स्पीकिंग पावर है, और कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनते हैं और पूरा लेक्चर उनको याद हो जाता है। अब आप ये देखें, हमारे यहाँ पर तालीम और तरबियत दो अलग अलग पोर्शन हैं। ठीक है। तालीम एक अलग है और तरबियत एक अलग है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तालीम रह गई है, तरबियत खत्म हो गई है, और उस तालीम का बेड़ा गर्क हो जाता है जहाँ पर तरबियत नहीं होती। और अगर हमारे पास आलिम, अगर हमारे पास जो पढ़ाने वाला है, उस्ताद है, स्कॉलर है, अगर वो इल्म की दौलत से माला माल है, तो क्या कहने। आपको पता है ना, अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था कि उस इल्म का बेड़ा गर्क हो जाता है जिस आलम के पास इल्म नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हम शायद कहीं कहीं कुछ चीज़ मिसिंग में है। हम कुछ अच्छे जो उस्ताद हैं उनके पास, अब मैं एक चीज़ ही हमेशा ये कहा करती हूँ, एक अच्छा तालीम याफ्ता इंसान के पास ज़रूरी नहीं है कि अच्छे बोलने के मैनर्स भी हों। ठीक है। और एक वो इंसान जिसके पास तालीम नहीं है, उसके पास बोलने के मैनर्स बहुत अच्छे होते हैं। डिग्री हमेशा मुंह से बोलती है। समटाइम्स PhD प्रोफेसर वो बात नहीं समझा सकता जो कि एक आम प्राइमरी स्कूल का टीचर समझा देता है। तो अगर आपके पास पावरमेंट, अगर आपकी क्या है, कॉन्फिडेंस में होती है। आपने देखा, इल्म एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैं देखा जी, मैं खुद भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। मैं ये देखती हूँ कि उन उस्तादा को जिनके पास इल्म होता है ना, उनके पास कॉन्फिडेंस ही कुछ अजीब तरह का होता है। और मैं अपने स्टूडेंट में सिर्फ उन बच्चों को बड़ी जल्दी पिक कर लेती हूँ जब मैं स्टूडेंट से कहती हूँ कि अपना मुझे इंट्रोडक्शन करवाएं। जब वो इंट्रोडक्शन के लिए हर बच्चा खड़ा होता है और बता रहा होता है, मुझे उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्किल्स समझ आ जाती है, नजर आ जाती है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। रोजी रिजवी, सवाल आपसे ये करूंगी कि हमारे यहाँ हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, अच्छी खासी डिग्रीज हैं, सर्टिफाइड हैं और डिप्लोमास हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी उनके पास होता है, लेकिन जब हम उनको एक चेयर पर बिठाते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी चेयर पे या आपके साथ बिठाते हैं और उनसे गुफ्तगू स्टार्ट होती है, तो आपको उनकी कॉन्वर्सेशन से, आपको गुफ्तगू से अंदाजा हो जाता है कि बच्चा जो है वो स्टूडेंट है या वो टीचर है या वो पढ़ा रहा है, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है। आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा, फेस एक्सप्रेशन से, हाथों के एक्ट से अंदाजा हो जाता है। क्या समझती हैं कि ऐसा क्यों होता है? इतनी सारी डिग्रीज, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, टीचर्स के हाथ से गुजरना, इतने प्रोसीजर्स को पास करने के बाद भी इस हद तक अगर बच्चा है तो फिर जिम्मेदार कौन है, बच्चा या फिर वो इंस्टीट्यूट्स? देखें, आपकी इस पूरी बात से पहले मैं आपको HEC का शुक्रिया अदा कर दूं। HEC ने अब हर ग्रेजुएट लेवल में प्रेजेंटेशन को कंपलसरी कर दिया है। अब देखिए, प्रेजेंटेशन पे पहले वक्त एक ही होता था, स्पेसिफिक बच्चे होते थे जो स्पीच में हिस्सा लेते थे
اور وہ تقریریں کرتے تھے, ڈبیٹ کرتے تھے, ان کے پاس کانفیڈنس آ جاتا تھا. ٹھیک. اب پریزنٹیشن میں یہ کمپلسری ہو گیا ہے, جو کہ ہر سیمسٹر میں ہر سبجیکٹ میں بچہ پریزنٹیشن دیتا ہے, اور وہ کوئی ٹاپک چوز کرتا ہے, اور وہ جب پریزنٹیشن دینے کے لیے راسٹر میں آتا ہے تو جب وہ واک کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے کانفیڈنس کا پتہ چل جاتا ہے. جب وہ ٹاک کرتا ہے ہمیں اس کے کانفیڈنس کا پتہ چلتا ہے. پرانے زمانے کے نا لوگ یہ کہا کرتے تھے استاد بھی 2 وجہ سے پہچانا جاتا تھا. اچھا. چاک, ٹاک اور واک سے. اچھا. استاد کی نا واک بڑی ہوتی تھی, واک سے پتہ چل جاتا تھا, ٹاک سے پتہ چل جاتا تھا ٹیچر جا رہا, اس کے ہاتھ میں چاک ہوتا تھا, تو یہ اس کی بڑی پیاری اس کی نشانیاں ہوتی تھیں. اچھا آپ دیکھیں پریزنٹیشن میں بچوں کا ہم آئی کانٹیکٹ دیکھتے ہیں, بچہ صرف ایک بندے پر ہی, اس کا ایک ہی اسٹوڈنٹ پر بھی اس کا فوکس ہے. پھر ہم اسی کے ساتھ ساتھ کیا دیکھتے ہیں, اس کی باڈی لینگویج. آپ نے دیکھا ہے بہت سے بچے نا سم ٹائمز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ بار بار پین بجا رہے ہوتے ہیں, وہ مینٹلی طور پر کلاس روم میں پریزنٹ نہیں ہوتے ہیں, یا پھر پریزنٹیشن کے وقت یا جب وہ اپنی کوئی بھی ٹاپک پر پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ بار بار ماتھے پر ہاتھ رکھ رہے ہوتے ہیں. ان کا جو آئی کانٹیکٹ ہے وہ صرف ایک ہی بندے پر رہتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے آج کی آنے والی جنریشن پہلے سے زیادہ اسمارٹ ہے. صحیح. اس کی ریزن کیا, بچوں کو ہر بچے کو پلیٹ فارم مل رہا ہے, ہر بچے کو کہا جا رہا ہے, پروجیکٹس مل رہے ہیں. میں بچوں کو کیس اسٹڈی کرواتی ہوں, اور جب اسٹوڈینٹس کیس اسٹڈی ریڈی کر کے لے کر آتا ہے تو جب وہ اپنی پریزنٹیشن دے رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کانفیڈنس آتا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. اور اب آپ یہ دیکھیں ہمارا جو آج کا اسٹوڈنٹ ہے نا وہ اسمارٹ اسٹوڈنٹ ہے. اسمارٹ اسٹوڈنٹ ہے. اسمارٹ اسٹوڈنٹ. اچھا. وہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہے, ہارڈ ورکر نہیں ہے. صحیح. پرانے زمانے کے لوگ بہت ہارڈ ورکر ہوتے تھے, وہ اسمارٹ نہیں ہوتے تھے, ان کو پتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا سولوشن کیسے نکالنا ہے, بڑی جلدی سولوشن نکال لیتے ہیں. بلیو می, اگر وہ اسمارٹ کے ساتھ ساتھ ہارڈ ورکر بھی ہو جائے نا, سونے پہ سہاگا ہو جائے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے روزی رضوی, جیسے کہ ہم پریزنٹیشن کے حوالے سے بات کریں, یقیناً پریزنٹیشن سے بچے کا جو کانفیڈنس ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور مزید بڑھتا ہے. ڈگری اپنا آپ دکھاتی ہے اور ڈگری بولتی ہے. فار ایگزامپل آپ کسی کے پاس انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, آپ سے یقیناً آپ کا باس یا آپ کا جو انٹرویو لے رہا ہوتا ہے وہ آپ سے کوسچنس کچھ کرتا ہے اپنے ادارے کے متعلق, آپ کی چوائس کے متعلق, آپ جاب کیوں کرنا چاہتے ہیں, ETC. اس کے بعد اگر آپ اس کا آنسر دے دیتے ہیں تو پھر آپ کو ان ویٹنگ لسٹ میں بٹھا دیا جاتا ہے جو پہلے سلیکٹ ہوتے ہیں, پھر اس میں سے مزید شارٹ لسٹڈ ہوتا ہے اور انسان سلیکٹ ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہی پروسیجر ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں, میں نے ایسا دیکھا, جیسے کہ انٹرپرینورشپ کی ہم بات کریں, اب دنیا جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کی طرف چل رہی ہے. اسپیس کو بچانے کے لیے آپ کسی کا آفس یوز کر سکتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرف بھی جا رہے ہیں. یہ نئے جو فارمولاز پہلے پاکستان میں نہیں تھے اب وہ بھی آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور پراپر اس پر عمل بھی ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈگریز پر اعتماد اور یقین کرنے کے بعد جاب دی جاتی ہے؟ پاکستان سے باہر کی ہم بات کریں یا گوگل کی ہم بات کریں تو وہاں پر صرف اور صرف آپ سے پراپر آپ کی جو اسکل ہوتی ہے اس کے متعلق آپ کو ٹاسک دیتے ہیں. اگر آپ نے وہ ٹاسک پراپر کلیئر کر لیا ہے تو پھر آپ ان کے جاب ہولڈر ہیں, آپ نے جاب پا لی ہے. یہاں پر ڈگری دے کے دی جاتی ہے اور ڈگری کے بعد ایکسپیرینس لیٹر دیکھ کر. دیکھیں ہر جگہ ایسا نہیں ہے, ہر جگہ ایسا نہیں ہے. بہت جگہ, اگر میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتائیں. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے, ایک ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ہے جو کہ المنائے کو ان کے لیے کام کرتا ہے, اور جن بچوں کے پاس جتنی سکلز ہوتی ہیں ان کو ڈگری کے سامنے رکھتے نہیں, ان کو جاب جو پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ ان کی سکلز دیکھ کر, سکل کے مطابق دی جاتی ہے. اس میں ڈگری کا لین دین نہیں ہوتا. ڈگری کا لین دین. اچھا, ڈگری کا لین دین نہیں ہوتا. آپ کی سکلز, آپ بولتے کیسے ہو, آپ پریزنٹ کیسے کرتے ہو, آپ کے پاس دیکھیں ڈگری نا ہمارے پاس یہ ایک آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے یا HEC کی طرف سے آپ کو ایک پروف مل گیا ہے, آپ کے پاس نالج کتنا ہے. اب دیکھیں ہمارے یہاں پر بہت سی تعلیم ایسی ہیں جس میں صرف ہمیں رٹا لگوایا جاتا ہے. جی بالکل. رٹا لگوانے کے بعد ہمیں کہہ دیا جاتا ہے یہ لو اب یہ ہمارے پاس کوسچنس ہیں, اس کا تم آنسر کرو, اور آنسر کرنے کے بعد ہمیں پھر ایک ڈگری دے دی جاتی ہے جس میں اپروول ہو جاتا ہے کہ تم نے BBA یا تم نے MBA کی ڈگری لے لی. ٹھیک ہے. لیکن اسکلز کہاں چلی جاتی ہیں؟ اسکلز جب آپ بارگیننگ کرتے ہیں, جب آپ بات کرتے ہیں, جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ابھی تک جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کامیاب ہیں ان کے پاس ڈگری کے ساتھ سونے پہ سہاگا تب ہو جاتا ہے جب ان کے پاس ایک اچھا ایکسپیرینس جو کانفیڈنس کے ساتھ ان کو ملتا ہے وہ معاشرے کو دیتے ہیں. ڈگری آبویسلی ضروری ہے. ڈگری ہمارے پاس, آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ڈگری کے بغیر تو ہم چلتے ہی نہیں ہیں. جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں پوچھتے ہیں تمہارے پاس ڈگری کون سی ہے,
ڈگری جسٹ ایک ہمارے پاس ذریعہ تعلیم ہے اور اگر ہم اسکلس کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو ہم میرے خیال سے زیادہ اسپیڈ سے آگے جا سکتے ہیں. پاکستانی معاشرے کو ایکسپیرینس لوگوں کی ضرورت ہے. میں آپ یہاں پر دیکھتی ہوں, کچھ میں یہ دیکھتی ہوں جو لوگ بہت اچھی خطاطی کرتے ہیں, کیلیگرافی کرتے ہیں. آپ بلیو کریں, میں ان سے ان کی ایجوکیشن پوچھتی ہوں, ایجوکیشن ان کی 0 ہوتی ہے, لیکن ان کی اسکلس اتنی ہائی کوالٹی کی ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں, عامر خان نے جب فلم بنائی تھی تارے زمین پر اور 3 ایڈیٹس, اس نے ڈگری سے زیادہ تعلیم پر توجہ دی تھی, اس نے ڈگری پر توجہ نہیں دی تھی. بالکل صحیح. اور اس نے ایک اپنا سروے کروایا تھا اور اس نے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو ایوارڈ کیوں نہیں ملا. اس نے کہا کہ مجھے پیپر کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی ایسے دستاویزات کی ضرورت نہیں ہے جس میں صرف لکھ دیا جاتا ہے کہ یو آر اے بیسٹ. مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے جس میں آپ کی جو حکمت عملی ہے وہ لوگوں کے سامنے جب آتی ہے تو لوگ آپ کو کہتے ہیں یو آر دی بیسٹ. تو باقی ہمارے جو نوجوان نسل ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے, اور میری نظر میں تو ٹیلنٹڈ سے اگر میں ان سے کہوں نا موسٹ ٹیلنٹڈ, یقین کریں ہمیں ان کو ابھی تک پرکھنا نہیں آیا. یہیں پہ آپ سے سوال بھی کرنا چاہوں گی روزی رضوی, یہ بتائیے کہ ایک ٹیچر ہیں اور ان کی کلاس میں 20 یا 30 جو بھی اسٹرینتھ ہے اس مطابق بچے پڑھ رہے ہیں, بچے لیکچرز لے رہے ہیں. ہر بچے کی اسکل دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے, ہر بچہ منفرد ہے, ہر بچے میں شاندار اسکلز ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دی جاتی ہیں. ہمارے معاشرے میں ان سکلز کو پہچانا نہیں جاتا, بتایا نہیں جاتا. بچوں کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا سکل ہے, اس کو کس طرف جانا چاہیے. جب آپ کی سکل کے مطابق آپ کا پروفیشن ہوگا نا, تو پھر آپ اپنے پروفیشن میں ایک واحد اور منفرد نام ضرور بنائیں گے. میرا یہ یقین ہے کہ ایسا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان سکلز کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اور پہچاننے میں کون مددگار ثابت ہو سکتا ہے, پیرنٹس, ٹیچر یا بچہ؟ جی, سب سے پہلے تو اپنی کانفیڈنس ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آئی کین ڈو, میں یہ کام کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں استاد جون سا ہے نا, استاد ہمیشہ بچے کو پش کرتا ہے, تم کر رہے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. بڑے بڑے لوگ جون سے ہیں نا, وہ اپنے استاد سے متاثر ہو کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بالکل. میں اسٹوڈنٹ کو یہ کہتی ہوں, جو بھی آپ کام کر رہے ہو صرف ایک دفعہ نہ کرو, لگاتار کرتے چلے جاؤ. ٹھیک ہے. جب ہم کام کچھ کنٹینیو کرتے چلے جاتے ہیں, آپ دیکھیں اس کام میں اتنی حرارت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پانی کی طرح بہتا چلا جاتا ہے اور وہ بڑے بڑے پہاڑوں کا رخ بھی بدل سکتا ہے. صحیح. تو بچے کے پاس نا پہلے سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں, اگر یہ قوت اعتمادی اس کے اندر آ جاتی ہے نا, یقین کیجئے وہ کلاس میں بڑا منفرد نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کی نا کلاس میں ایک شیپ لکسی اور ہوتی ہے کہ میرے پاس آج کوئی نئی چیز ہے کرنے کے لیے, میں یہ کام کر سکتا ہوں, میرے پاس نیا آئیڈیا ہے. آپ یہ دیکھیں, ابھی میں نے اسٹوڈنٹ کو ریسنٹلی ایک نیا پروجیکٹ دیا ہے, آن لائن بزنس آئیڈیاز. بچوں نے بڑے نئے مجھے آئیڈیاز دیے ہیں. کیا بتائیے, ہمارے ناظرین کے بھی کام آئیں گے. دیکھیں, اسٹوڈنٹ مجھے کہتے ہیں کہ میں جو ہے, آپ نے دیکھا ہے آج کل بڑے پیسیفک فوڈ چل رہے ہیں, ڈائٹ فوڈ چل رہے ہیں. بالکل. اب بچے کہتے ہیں کہ مس ہم پلان بنا سکتے ہیں, ہم پلان بنا سکتے ہیں. کوئی بچہ کہتا ہے کہ مس ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, ہم آن لائن جاب, بالکل ہم یہ ڈیٹا بنا کر دے سکتے ہیں. کچھ بچے کہتے ہیں کہ میں ہم لوگ سروے کر سکتے ہیں. سروے ایکچولی ہمارے پاس ابھی تک کوئی ڈیٹا یہ ہماری سوسائٹی کے پاس, کمیونٹی کے پاس ہے ہی نہیں. ابھی میرے اسٹوڈنٹ نے ٹرانسجینڈرز کے لیے کام کیا ہے. اچھا. اب آپ یہ دیکھیں, جس طرح کووڈ-19 میں سب لوگ کیا کر رہے تھے, راشن ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا, ان لوگوں کو بالکل نگلیکٹ کیا گیا, اور معاشرے میں ان کی آواز تو پہلے ہی نہیں سنی جاتی, لیکن ان دنوں میں تو بالکل ہی. اس دوران میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اور کچھ جو میرے اپنے ریسورسز ہیں, ہم لوگوں نے $600 ان کے لیے جو ڈپازٹ کروایا ان کے اکاؤنٹ میں. اب آپ یہ دیکھیں, اسٹوڈنٹ کے پاس اگر کانفیڈنس ہوتا ہے نا تو وہ ہر کام کر سکتا ہے. سو آن لائن آئیڈیاز بچے کے پاس ہیں, اور بچے سنگل پیرنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, ہماری سوسائٹی میں نا ایسے ڈے بائی ڈے کیسز زیادہ آتے چلے جا رہے ہیں جو سنگل پیرنٹ ہیں. ماں ہے تو وہ اکیلا کام کر رہی ہے, باپ ہے تو وہ اکیلا کام کر رہا ہے. میرے اسٹوڈنٹ نے ان کے لیے بہت بہترین پروجیکٹ تیار کر رہے ہیں. اور سب سے مزے کی بات بتاؤں, آج کل جو ہم لوگوں کا ٹارگٹ ہے, ہم مڈ نائٹ ڈیلز پہ کام کر رہے ہیں. مڈ نائٹ ڈیلز نے ہماری یوتھ کو, نوجوان نسل کو برباد کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیں, رات 12 بجے کے بعد
डिफरेंट पैकेजेस फ्री में आ गए. बिल्कुल, जो बिल्कुल. हमारा जो एक खास स्पेसिफिक हमारे पास वक्त था ना सोने का, इबादत का, वो हमने अपने मिड नाइट डील्स में वेस्ट कर दिया है. हमारे पास मैकडोनल्ड्स की डील 12 बजे के बाद कौन सी है, वो 50% ऑफ हो गई. हमारे पास ये क्या है, फूड पांडा, यू नो, और हाँ, मिड नाइट डील्स ने हमारी यूथ को किस तरीके से बर्बाद किया है. मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, रात 12 बजे के बाद वो फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको यूटिलाइज करो. आप ये देखें 12 बजे के बाद जब ये सारी मिड नाइट डील्स स्टार्ट होती हैं, हाँ स्टार्ट होती है, इसने हमारी यूथ को, हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद किया. सो हम इस पर भी काम कर रहे हैं. ऑनलाइन आइडियाज, अभी तो स्टूडेंट प्रोजेक्ट बना रहे हैं बड़े डिफरेंट से, मजे के बन रहे हैं. और साथ मैंने स्टूडेंट को भी ये भी कहा है, मैंने कहा कि बच्चे अब आप ये देखें, आजकल हम सारे के सारे लॉकडाउन में हैं, आइए हम एक सर्वे करते हैं. अब देखिए स्टूडेंट के पास आइडियाज कैसे आए हैं. हमने कहा हम अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि हार्ट अटैक रेशोज ज्यादा औरतों में है या मर्दों में है. और अब देखें, आप भी ये सुनकर हैरान होंगी, हार्ट अटैक रेट जो सबसे ज्यादा है वो मर्दों में है. और ब्लड प्रेशर का ये जो रेशो है ये सबसे ज्यादा खवातीन में है. अब इसके पीछे बड़ी मजे की कुछ लॉजिक है. जो बेचारे मर्द हैं वो कुछ बोलते नहीं है, दिल में ही लेकर बैठे रहते हैं और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बनती है, और जो खवातीन है वो बहुत डिप्रेशन में जाती हैं. सो आप ये देखें, बड़े डिफरेंट हमारे पास टॉपिक्स हैं और यूथ इस पर बड़ा अच्छा काम कर रही है. बिल्कुल ठीक है. उस्ताद और तालिब इल्म का जो रिश्ता है, वो रिश्ता यकीनन न सिर्फ आज बल्कि अरसा दराज से इसकी मिसालें भी दी जाती हैं और बड़ा खूबसूरत ये रिश्ता है. आप क्या समझती हैं कि मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ मौजूदा दौर में उस्ताद का किरदार, और अगर थोड़ा सा हम अपने वालिदैन के तालिब इल्मी के जमाने को डिस्कस करें, जो हम अक्सर वाकयात भी सुनते हैं उसमें, तो उनमें ये कहा जाता है कि वो वाले जो उस्ताद थे ना, वो अगर स्कूल में काम खत्म नहीं हुआ, आपका काम नहीं, आपकी टीचिंग आवर्स में खत्म हुआ, फिर आपको कहते थे जी आप मेरे घर आ जाएं, आपको मैं दोबारा से बता दूंगा. आजकल हम देखें तो ऐसा नहीं है. एक चीज एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रखूंगी, अगर इस टाइम बच्चे को टीचर ने ज्यादा हार्श वर्ड्स में डांट भी दिया है तो घर वालों की तरफ से कंप्लेन आ जाती है प्रिंसिपल के पास कि मेरे बच्चे को डांटा क्यों है, या खुदा न खासा, सॉरी टू से, मैंने तो ऐसी स्टोरीज भी सुनी है रोजी रिजवी, यकीनन आप भी समझती होंगी इन मामलात को, कि हमारी तनख्वाह, हमारी फीसों पर तनख्वाहें जाती हैं टीचर को, तो ये कौन होती है बच्चे को डांटने वाली. पिछले दौर की हम बात करें तो उस्ताद के सामने जरूरत नहीं थी बोलने की. क्या कहेंगे? अब आप ये देख लीजिए, इसका जिम्मेदार माँ बाप है. माँ बाप ने बच्चों को उस्ताद की इज्जत नहीं सिखाई. मैं जब 5th क्लास में थी ना, तो मेरी मदर ने मुझे कहा हुआ था टीचर की चेयर में नहीं बैठते हैं, फेल हो जाओगे. वो कॉन्सेप्ट ऐसा माइंड में रहा, बैठ गया कि टीचर की चेयर में नहीं बैठना, टीचर की चेयर में बैठेंगे तो फेल हो जाएंगे. कॉन्सेप्ट जैसा भी था, माइंड बनाया ना. हाँ, बेसिकली उस्ताद, एक वक्त होता था कि उस्ताद को देखकर ना लोग अपनी जो सा है इज्जत और एहतराम के साथ रास्ता छोड़ देते थे. मेरी नज़र में आज का बच्चा ऐसा नहीं है. अगर उसको सही गाइड किया जाए बच्चा समझ सकता है. हाँ, अगर जब माँ बाप ही कहते हैं कि हम फीसें देते हैं, हम तुम्हारा हक बनता है. देखिए, उस्ताद का रिश्ता इतना मुहज़्ज़ब रिश्ता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे 2 उस्ताद हैं. एक वो उस्ताद है जो मुझे आसमान से ज़मीन पर लेकर आया, एक वो उस्ताद है जो मुझे ज़मीन से दोबारा आसमान पर ले गया. उस्ताद का रिश्ता, अब आप ये देखें, ये जो उस्ताद है ना, ये दुनिया में अल्लाह ताला ने तमाम पैगंबरों को मौल्लम बनाकर इस दुनिया में भेजा. उस्ताद का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है. उस्ताद और तालिब इल्म का रिश्ता इतना गहरा है. आप ये देखें, मुझे एक इवेंट में जाने का इत्तेफाक हुआ. वहाँ पर ना डिप्टी कमिश्नर हैं, उनकी मैसेज आई हुई थी. अच्छा. तो मुझे कहती, रोजी बताओ कि मेरे अपने बच्ची को ना टिफ़न दिया है, और वो कहती है मामा ये टिफ़न नहीं है, ये लंच बॉक्स है. तुम इसे बताओ, टिफ़न और लंच बॉक्स एक ही होता है? अच्छा. अच्छा, मैंने कहा ये टिफ़न है. हाँ. कहती नहीं, ये टिफ़न नहीं है, ये लंच बॉक्स है. बच्ची मेरी मामा ने कहा है कि लंच बॉक्स लेकर आना. मेरी मामा इसको टिफ़न कहती हैं. अच्छा. मैंने उनको कहा कि देखिए, आपकी बच्ची टीचर को कितना फॉलो करती है. आपको आराम से इसको बताइए कि टिफिन एंड लंच बॉक्स ये दोनों एक ही सेम है. बच्चे चुनते हैं, उस्ताद को बहुत फोकस करते हैं, बात उस्ताद की एक एक बात को सुनते हैं, उस्ताद का लबो लहजा, उस्ताद की पर्सनालिटी, उस्ताद का स्टाइल, सब कुछ नोट करते हैं.
मुझे तो अभी तक जितने स्टूडेंट मिले हैं शायद अल्लाह का करम है, बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे मिले, कोऑपरेटिव मिले हैं। और मेरा एक एक स्टूडेंट को अगर मैं डिस्कस करूं यहाँ पर तो वो बहुत अच्छे अदारों के साथ इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। बड़ी बड़ी उन्होंने डिफरेंट एजेंसियों में, डिफरेंट अदारों में वो बहुत अच्छी प्रमोशन के साथ काम कर रहे हैं। और वो क्या है, प्रेजेंटेशन उनकी बेस्ट थी, उस्ताद से बात करने का सलीका आता था। पता क्या, उस्ताद आपको ना एक लाइन पर लगा देता है कि तुमने किससे कैसे बात करनी है। सही सही। देखिए माँ बाप तो बच्चों के साथ लाड प्यार करते हैं, उस्ताद का एक रोल भी होता है, डिस्टेंस भी होता है, मोहब्बत भी होती है, और उसके पास अकल और शऊर की आगाही भी होती है। सही। सो आज मैं तो कभी भी डिसपॉइंट नहीं हुई। अच्छा, बहुत मुझे अपनी फ्यूचर में अपने स्टूडेंट के साथ, अपने यूथ के साथ, नौजवान नस्ल के साथ बेस्ट मुझे मस्बत मेरी सोच है कि आने वाला जो कल है वो इंशाअल्लाह ताला हमारा होगा, इन बच्चों का होगा जो पाकिस्तान के लिए। आपने देखे इमरान खान के पास जो बड़ी एक पावर थी वो यूथ थी, यूथ है बिल्कुल। और आप देखें हमारी अगर मर्दमशुमारी देखी जाए तो पाकिस्तान में 52% यूथ है। और हम इनसे कहीं पर भी हम इनको नेगलेक्ट नहीं करते, हम इनसे मायूस नहीं हैं। और बेसिकली मैं उनके साथ बहुत पुरुम्मीद हूँ। और आप ये देखिएगा आने वाला दौर जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेस्ट और बहुत ब्राइट इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। रोजी रिजवी ये बताइए कि एक टीचर इंतहाई सख्त हैं, बड़े हार्श बोलते हैं और बड़े स्ट्रिक्ट से हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, और एक टीचर बड़ा पोलाइट बोलते हैं, बड़े प्यार से बच्चों को एक्ट करके, कहानी सुना के, स्टोरी सुना के लेक्चर या अपना टॉपिक जो है वो क्लैरिफिकेशन दे रहे होते हैं कि कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर हो जाए। आप क्या समझती हैं कि जिससे बच्चा बहुत खौफ खाता है, क्या बच्चा उस टीचर से सीखता है या पोलाइट से सीखता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं, बच्चा हमेशा उससे सीखता है जो बच्चे की बात को गौर से सुनता है, टाइम पे। जी, मैं तो यहाँ पर ये देखती हूँ, मैंने बड़े बड़े स्टूडेंट्स को, बड़े बड़े मैंने तालिब इल्मों को सिर्फ और सिर्फ प्यार की ज़बान से उनको उस मंजिल तक पहुंचाया है जहां पर उनको पहुंचने में भी टाइम लगना था। ठीक है, आपने देखा है कि ये जो प्यार की ज़बान होती है ना, ये बहुत खूबसूरत ज़बान होती है, बड़ी खूबसूरत, बहुत जल्दी फॉलो करता है। आप यहाँ पर देख लीजिए अरस्तु को देख लीजिए, आप सुकरात को देख लीजिए, सुकरात की क्या पर्सनालिटी थी, क्या उसकी शख्सियत थी। लेकिन वो जब नौजवानों से बात करता था ना, उसका लबो लहजा बहुत मिठास वाला होता था। और वो जब नौजवानों से बात करता था उनको एक नई सोच दे देता था। तालिब इल्म हर उसकी बात सुनता है जो उनको कोई एक नया ख्वाब दिखाता है। मुझे तो ख्वाब देखने वाले बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्हें उनको पूरा करने के लिए फिर काम करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। मैं तो मुझे जो ख्वाब देखता है ना, जो कहता है कि मैं डिप्टी कमिश्नर बनना चाहता हूँ, मैं CSS करना चाहता हूँ, मुझे तो मजा आता है सुनकर। अच्छा। मैं कहती हूँ आगे बढ़ो, जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं तुम्हारे साथ होंगी। वेरी गुड। जहाँ पर स्टूडेंट के पास कोई बहुत सख्तगीर टीचर उस्ताद आता है तो बच्चे सुनते तो हैं उसकी, हाँ। लेकिन बच्चे उसको आई नो लाइक यानी कि जैसे कि मैं भी अपने बचपन में देखती थी, ऑब्वियसली हमने भी ज़माने तालिब इल्मी तो गुजारा है ना, हाँ। लेकिन कहीं कहीं पर स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ती है, हाँ। क्योंकि अब बच्चे जो एक डिस्टेंस है ना उस्ताद और टीचर का डिस्टेंस, वो आहिस्ता आहिस्ता चाय में गॉसिप में खत्म करना चाहते हैं। टीचर को टेक्स्ट करके, मैंने अलाउ नहीं किया हुआ, कोई बच्चा मुझे हाँ टेक्स्ट कर सकता है, लेकिन ये नहीं है कि मैं उनके साथ गॉसिप शुरू कर दूं। ठीक है, लबो लहजा डिस्टेंस, लबो लहजा जो होता है, जो एक तो आजकल सोशल डिस्टेंस है, एक दूसरा डिस्टेंस ऑफ कोर्स। तो ये जो ये सामने डिस्टेंस रखना जरूरी होता है। सो जो आज का बच्चा है, ऑब्वियसली वो PhD का बच्चा भी है, PhD का भी स्टूडेंट है, वो अपने नरम और शफीक उस्ताद को ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो स्टूडेंट है वो यकीनन प्यार से पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं उसको ज्यादा पसंद करते हैं। और अक्सर औकात रोजी अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे 2, 3, 4 या 5 का कोई वाकया सुनाएं तो आपके जहन में बहुत से वाकयात आ जाएंगे। यही क्वेश्चन सेम एज इट इज आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगी मुझे एक टीचर बड़ी अच्छी लगती थी इस्लामियात की, तो मैं उनके जो कपड़े थे और जो कलर मैचिंग थी ना, मैं उसको आइडियलाइज करती थी, कितना अच्छा सूट पहना, और अगले दिन मैं फिर कहती थी आज कौन सा पहनेंगी टीचर। तो बच्चे इस हद तक अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं। आप क्या समझती हैं कि मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए हमारी जो यूथ है वो ऐसे क्या मामलात हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जिसको अपनाकर अपनी स्टडीज को भी बेहतर कर सकती है, अपने टाइम को भी अच्छे अंदाज में गुजार सकती है, स्पेंड कर सकती है? अगर वो टाइम मैनेजमेंट सीख लें। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो कि आपको एक बेहतर इंसान के साथ साथ एक अच्छा शहरी भी बना सकती है।
آپ یہ دیکھیں وقت پر اگر آپ نے, میں تو عموماً خود بھی اپنے اوپر اپلائی کرتی ہوں, میرے پاس ایک وقت میں سم ٹائمز 3 جابس ہوتی ہیں. اچھا, سم ٹائمز میں پڑھا بھی رہی ہوتی ہوں. اچھا. میں اپنا کام سارا یعنی کہ اللہ اور آپ کے بندے کی جو عبادت کا ذکر ہوتا ہے جو وہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ ہر چیز ایک ٹائم لمیٹیشن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہیں پر بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایک وقت میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنی زندگی میں آگے بڑھانا ہے تو اپنی ٹائم مینجمنٹ کا خیال رکھو کہ میں نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. میں نے اپنے ٹائم میں زندگی میں ہمیشہ ہر وہ چیز اچیو کر لینی ہے جو میری زندگی کا مقصد ہے. ٹائم آپ کے پاس, ٹائم از منی اینڈ منی از پاور. اور زندگی میں اگر آپ ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی منزل کا تعین کرتے ہو تو آپ نہ صرف کامیاب شہری بن جاتے ہو اور آپ زندگی میں جس مشن کے لیے آئے ہو اس سے آپ سرخ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. روزی رضوی, ہماری یوتھ کو, نوجوان نسل کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ کے پاس 1 منٹ ہے. آگے بڑھو, خوب آگے بڑھو, اور جو آپ نے زندگی میں آنے کا مقصد ہے اس کو کبھی بھی نہ بھولو. زندگی بہت خوبصورت ہے, ایک دفعہ ملنی ہے, اور آئیے ہم سب مل کر اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کریں جو ہم نے زندگی میں آنے کے لیے سوچا تھا, اور شاید بار بار ہمیں یہ موقع دوبارہ نہ ملے. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.